हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। अपनी संभावित पराजय से बौखलाकर धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए मैं माननीय चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं, वो स्वतः संज्ञान ले और धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। अट्ठाईस के जंग के अंतिम दौर का प्रचार शुरू होते ही ब्यूरोक्रेसी निशाने पर आ गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों के रवैये पर न सिर्फ सवाल खड़े किए, उन्हें चेताया और चुनाव आयोग से शिकायत भी की। वैसे आचार संहिता के बाद 200 से ज्यादा शिकायतें निर्वाचन आयोग तक पहुंच चुकी है, जिनमें ज्यादातर कांग्रेस से की गई है। मंगलवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी निर्वाचन आयोग पहुंचे। उन्होंने पोस्टल बैलेट मतदान रद्द करने की मांग तो की ही, बीजेपी पर मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया और अफसरों को ताकीद भी किया। उधर कांग्रेस के रवैये को लेकर बीजेपी भी आक्रामक हो गई है। अफसरों को धमकाने के आरोपों को लेकर बीडी शर्मा भी निर्वाचन आयोग पहुंचे। पुलिस थानेदारों पर जहां शिकायतें आई हैं उन पर हम नज़र रख रहे हैं। यदि कोई इस प्रकार के हरकत से पकड़ा गया तो हम कांग्रेस जन सरकार में रहे ना रहे, वैसे सरकार में हम आने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसे तत्वों से निपटना हम लोग जानते हैं। अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी के साथ मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी जो कर रहे हैं, उनको धमकाना ये केवल आचार संहिता का ही उल्लंघन नहीं है। आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही, लेकिन ये एक आपराधिक कृत्य श्रीमान कमलनाथ और श्रीमान दिग्विजय सिंह ने किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को हमने जो कंप्लेंट किया कि इनके चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जाए। अफसरों पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने दोनों मुख्यमंत्रियों के प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल कांग्रेस की शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने अशोकनगर कलेक्टर और एसपी को हटा दिया। इससे पहले भी निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कई जिलों के अफसरों के ट्रांसफर हुए। उपचुनाव से पहले इस कवायद को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ब्यूरोक्रेसी चुनाव को प्रभावित करती है या सिर्फ उसे कटघरे में खड़ा करना एक सियासी दांवपेच भर है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है जंग सियासी निशाने पर ब्यूरोक्रेसी। मध्य प्रदेश के एक सीनियर सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट जो बाद में केंद्र में एक बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर भी रहे, उनसे जब एक बार हमारी चर्चा हो रही थी हमारे चर्चित कार्यक्रम अफसरनामा में, तो हमने उनसे पूछा कि कई बार ब्यूरोक्रेट्स को घुड़सवार और घुड़सवारी जो सत्ता में दल है वो घुड़सवार हो जाता है, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो घोड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा देखिए ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, इसमें मीडिया की भी भूमिका है। आप घोड़े बना देते हैं हम ब्यूरोक्रेट्स को और उस पर सवारी राजनेताओं की करा देते हैं, लेकिन असली बात यह है कि कई बार जब आपकी नाकामी यानी उस सत्ता तंत्र की तरफ उन्होंने इशारा किया था, उसकी नाकामी का ठीकरा फोड़ना हो तो ब्यूरोक्रेसी से अच्छा सर कोई नहीं होता। आप उस सर पर फोड़ दीजिए कि हमने तो बड़ी कोशिशें की लेकिन जैसा सहयोग हमें मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। अब एक दूसरा ट्रेंड ये शुरू हो गया है कि ये कांग्रेस की ब्यूरोक्रेसी है, ये बीजेपी की ब्यूरोक्रेसी है और एक बड़ा क्लियर डिवाइड शुरू हो जाता है। चुनाव आने के पहले उन लोगों की रूह फना होने लगती है जिन लोगों के ऊपर ये टैग लग जाता है कि ये कांग्रेस के हैं या ये बीजेपी के हैं। अगर सरकार कांग्रेस के आने की उम्मीद है तो कांग्रेस वाले बड़े आशांत बड़े उम्मीद से देखते रहते हैं कि दिन बहुरेंगे हमारे, और बीजेपी वाले ये चिंतित रहते हैं कि साहब ऐसा ना हो कि कहीं उलटफेर हो जाए तो चुन चुन के निशाने पर हम आएंगे। कितनी अजीब सी बात है कि उस ब्यूरोक्रेसी को जिसको परमानेंट गवर्नमेंट कहा जाता है, जो ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की है, वो संविधान के प्रति जवाबदेह है और संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत जनता के वोट से निर्वाचित जो सरकार है उसके साथ चलने वाली ब्यूरोक्रेसी है, उसका इतना वर्गीकरण कर दिया है। आरोप तो यहाँ तक लगता है मीडिया का भी वर्गीकरण हो गया। पत्रकारों से ये पूछा जाता है कि आप
किस चैनल या किस अखबार से नहीं, किस पार्टी से हैं, ये पूछा जाता है। ये भी एक बड़ा एलिगेशन हो गया। और इस तरह से अगर सब कुछ चलता रहा और ये दलीय व्यवस्था अगर इस देश में आसमान के काले बादल या दलदल की तरह छा गई कि ये जो हैं भाई साहब ये बीजेपी के हैं और ये भाई साहब कांग्रेस के हैं, ये भाई साहब वहाँ के हैं और ये भाई साहब वहाँ के हैं, तो फिर किसका किस पर भरोसा होगा? और फिर वो एक पुरानी फिल्म का गाना है, अब कहाँ जाएं हम, बता दे सनम, अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं। तो किसी को जब किसी पर भरोसा ही नहीं है तो कैसे चलेंगे सर? गंभीर हो गए ना आप। चलिए चलिए कोशिश करते हैं कि मुद्दे पर आकर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम जिस तरह सुन रहे हैं कि एक दोनों तरफ से बातें सामने आती हैं, सत्ताधारी दल थोड़ा संयमित हो जाता है और जो विपक्ष में होता है वो थोड़ा एग्रेशन में रहता है। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी, बहुत स्वागत है। युवा नेता कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी हैं, बहुत स्वागत है। सुशील शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। और फ़ोन पर हमारे साथ हैं पूर्व डीजीपी और केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी पूर्व डीजीपी RLS यादव जी। यादव साहब, बहुत स्वागत करता हूं। कई पुस्तकों के लेखक भी हैं यादव जी, और एक बड़ी विहंगम दृष्टि रखते हैं, एक बड़ी खुली और साफ दृष्टि रखते हैं, क्योंकि वो लेखक भी हैं, विचारक भी हैं। सर, किस तरह आप देखते हैं ब्यूरोक्रेट को, जिस तरह से एक थ्रेटनिंग कॉल शुरू हो जाती है अब, और अब इट इज़ वेरी मच इविडेंट, मतलब ये बहुत साफ है, अब कोई सम्मान नहीं है अब कि ये मान लिया गया है कि ये बीजेपी के ब्यूरोक्रेट हो जाते हैं। माफ़ कीजिएगा अगर मैं भी जर्नलाइज कर रहा हूँ, तो आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि आपने जिस दौर में अपनी सेवा का निर्वाह किया है वो बहुत सम्मान का दौर रहा है ब्यूरोक्रेसी का, बहुत गरिमा से ब्यूरोक्रेट और राजनेताओं के रिश्ते आगे बढ़ते चले हैं। आप खुद जब इंदौर में SP थे तो आपने खुद बताया था कि एक राजनेता ये कहते थे कि वो हैं तो मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि उनके रहते कोई गलत काम नहीं हो पाएगा। जी बताइए सर। देखिए, आज पहले के अपेक्षा जनता इतनी जागरूक हो गई है जी कि किसी अधिकारी के कहने से या उसके किसी कार्यकलाप से नहीं होगी। आज लोगों को सोशल मीडिया पर TV इतनी प्रचार करते हैं कि कोई भी अधिकारी को प्रभावित नहीं। और सर आपकी आवाज़ माफ़ कीजिएगा, मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप कवरेज क्षेत्र में रहें, क्योंकि या तो हम कोशिश करते हैं फिर थोड़ी देर बाद रुककर आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपको स्पष्ट सुनना ही इस बातचीत का स्पष्ट एजेंडा बनेगा। अगर आप किसी लैंडलाइन फ़ोन पर हों तो हम उस पर भी प्रयास कर लेंगे। जब तक मैं एक छोटी टिप्पणी सुशील शर्मा जी की लेकर जब तक हमारी टीम को भी मौका मिल जाएगा व्यवस्था को दुरुस्त करने का। सुशील जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा जब भी चुनाव होता है, चुनाव पर असल में क्या है, राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा और सत्ता आएगी या जाएगी, सब दांव पे लगा होता है। तो ऐसे समय कोई, खासकर विपक्ष, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। और सामान्य सी बात है कि जब इस तरीके की बातें होती तो सबसे पहला सवाल ये कर्मचारी अधिकारियों पर और ब्यूरोक्रेसी पर ही उठाया जाता है कि उनका पक्ष लिया जा रहा है। लेकिन आपने इस पूरी चर्चा में एक बात बहुत महत्वपूर्ण की, कोई इस दल का है, कोई उस दल का है, तो क्या ये बीजेपी या कांग्रेस के नेता कुछ निष्पक्ष लोगों की लिस्ट बना पाएंगे? ये बड़ा सवाल है कि भाई निष्पक्ष, जो आपका नहीं है वो उनका है, जो उनका नहीं है वो आपका है। तो ये जो कर्मचारी अधिकारियों की जो दुविधा है, इस दुविधा को दूर करने का काम सिर्फ चुनाव आयोग कर सकता है। लेकिन मुझे वो अनारकली का डायलॉग याद आता है जिसमें पृथ्वीराज कपूर कहते हैं कि हम तुझे जीने नहीं देंगे और सलीम तुझे मरने नहीं देगा। तो ऐसे में निष्पक्षता तो महबूब पहली सी मोहब्बत न मांग। सुशील जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दुविधा रहती है, लेकिन इस दुविधा का समाधान चुनाव आयोग को करना चाहिए। चुनाव आयोग सक्षम है। जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत होती है, यदि चुनाव आयोग उनको हटाता है तो भविष्य में उनको महत्वपूर्ण पदों से वंचित रखा जाएगा। तो ये कर्मचारी के लिए सबक होगा, और वो चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे पार्टी की विचारधारा से जुड़े हों, कम से कम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। होता क्या है कि जो अधिकारी हटाया जाता है वो सत्ता का सबसे प्यारा हो जाता है और बाद में उसको जो है उपकृत किया जाता है। तो ये चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया था उसके ऊपर तमाचे जैसा रहता है कि तुमने उनको हटाया था, माफ कीजिएगा शब्द का इस्तेमाल, चुनाव आयोग ने जिसको हटाया था उसको सरकार चहेते के रूप में महत्वपूर्ण पदों पर बिठाती। ये परंपरा भी बहुत गलत है। जी चलिए, RLS यादव साहब हमारे साथ जुड़ गए। सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी यादव साहब जी। अभी ये मान्यता है कि कोई अधिकारी चुनाव प्रभावित कर लेगा, बहुत दूर की बात हो गई है।
जनता बहुत जागरूक है। सोशल मीडिया से लेके प्रचार के इतने साधन है कि वो असलियत को जानती है। यदि सरकारी अधिकारी और सरकार किसी को जिता सकती तो सरकार में जो है वो कभी हारता ही नहीं। सही बात है जी। और हर बार देखिए कि राजस्थान में जैसे हर बार बदल देते हैं, हिमाचल प्रदेश में हर बार बदल देते हैं कई बार छोड़ के। तो जनता बहुत जागरूक है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को बड़ा अधिकार दिया हुआ है। एब्सोल्यूट पावर है इलेक्शन कमीशन, जिसको चाहे उसको हटा सकता है। और आजकल शिकायत करने के साथ साथ प्रमाण इकट्ठा करना बहुत ही आसान है। हर आदमी के पास मोबाइल है, टीवी मोबाइल है, तरह तरह के साधन है, और इससे वो शिकायत के लिए बहुत से मजमून इकट्ठा कर सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो यदि ठोस आधार पर शिकायत की जाए तो इलेक्शन कमीशन सक्षम है, कार्रवाई करेगा। असल बात क्या हुई है कि कुछ सालों में विश्वास की कमी समाज में, अधिकारियों में, यहाँ तक कि जुडिशरी और प्रशासन सब में हो गई है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जैसे जैसे प्रजातंत्र मजबूत होता जा रहा है, संस्थाओं में विश्वास की बड़ी कमी होती जा रही है। तो एक तो अधिकारियों को निष्पक्ष होना चाहिए, इसके साथ साथ आरोप भी लगाने वाले प्रमाण के साथ आरोप लगाएं, बहुत आवश्यक है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत धन्यवाद आपको करता हूं यादव साहब। और शायद संस्थाओं में भरोसे की कमी, राजनीतिकरण है, ये एक एलिगेशन है और यही वजह है, और इसमें सभी शरीके जुर्म हैं। हम सब यहाँ बैठकर ये देखते हैं कि सरकारें बदलती रहती हैं, पार्टियों के नाम बदलते हैं, लेकिन कोशिश सबकी यही रहती है कि तंत्र उनके हिसाब से चले। क्या कहेंगे पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया? अजय जी। देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी राजनीतिक रूप से बट गए हैं, लेकिन लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित होना चाहिए। और हम मय प्रमाणों के निर्वाचन आयोग के सामने बात रख रहे हैं। हमने अशोकनगर कलेक्टर एसपी के प्रमाणों के साथ तथ्य रखे और हम निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने एसपी कलेक्टर को निष्पक्ष चुनाव के लिए चेंज किया। आज हमने निर्वाचन आयोग में शिकायत करी है, वो भी मय प्रमाणों की करी है कि सुर्खी में किस तरह से 1500 फर्जी मतदाता एक ही फोटो के साथ जारी किए गए हैं। तो ये प्रमाणित है, इन पे कार्रवाई होना चाहिए। किस तरह से डबरा में कुछ ऐसे अधिकारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो इमरती देवी जी के कार्यकर्ता बन के कार्य कर रहे हैं, उसके हमने प्रमाण दिए हैं। किस तरह से करेरा में एक पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, डबरा में एक जिला बदल अपराधी जो गुनाह से जिला बदल है, डबरा में राजनीतिक मंच पे भाजपा उम्मीदवार के साथ घूम रहे हैं। तो ये तो प्रमाण है। हम तो चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाली इमरती देवी जी स्वयं कह चुकी हैं कि कलेक्टर एसपी जितवाएंगे हमें। पूछ तो लेते आप अपने साथी से। इमरती देवी जी स्वयं कहती हैं नंबर 2 आपने खुद कांग्रेस का, मतलब ये कांग्रेस का दिया हुआ नंबर 2 है। इमरती देवी जी विश्वास से कहती हैं कि महाराज और शिवराज जी मुझे उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो इस सरकार में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है, तो हम मान लेते हैं उनकी नंबर 2 की हैसियत होगी। तो जब नंबर 2 की हैसियत वाला स्पष्ट तौर पे कहता है कि कलेक्टर एसपी हमें जितवाने वाले हैं, इसमें एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 के पहले भी हमने शिकायतें करी, मध्य प्रदेश में 50,000 से ज़्यादा फर्जी मतदाताओं के नाम कटे। 2018 में भी उपचुनाव हुए थे, उस समय भी हमारी शिकायतों पर अशोकनगर और अन्य जिलों के कलेक्टर और एसपी चेंज हुए। तो हमारी शिकायतों में दम थी, हम केवल निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। मैं रिएक्शन लेता हूँ राजपाल जी के। अब ये तो बीजेपी पर आरोप रहेगा ही कि उसने कांग्रेस को इस सुख भोगने का मौका नहीं दिया। 15 साल बाद सत्ता में तो आई, लेकिन एक उनके भी समय मौका हो जाता तो थोड़ा उनको भी सुकून हो जाता। राजपाल जी, ये मौका तो आपने दिया नहीं। बहरहाल आप क्या कहेंगे? जो गंभीर आरोप हैं कांग्रेस के, और बहुत गंभीर आरोप हैं, और ये आरोप इस तरह के हैं कि इनकी धार कभी भी किसी की भी तरफ मुड़ सकती है। वक्त का पहिया है, चलते चलते कब ये बीजेपी की तरफ आ जाए, कब कांग्रेस की तरफ आ जाए, कोई नहीं कह सकता है। जी, आरोप लगाना समझ में आता है, लगाना भी चाहिए। प्रजातंत्र में हम लोग हैं और राजनीतिक दल के नाते जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आरोप लगाना प्रमाण के साथ लगाया, जैसा आप कह रहे हैं, ठीक है, प्रमाण की जांच होगी, सत्यता सामने आएगी। परंतु धमकाना, अधिकारी कर्मचारी भी जो है मध्य प्रदेश के नागरिक है, उनका भी मान सम्मान है, उनका भी एक अपना एक उनकी नैतिक जिम्मेदारी है जिसको वो पूरा कर रहे हैं। पर इस तरीके से धमकाना कि 10 के बाद 11 आएगी, मैं समझता हूँ कि
इतने बड़े राजनीतिक कद वाले व्यक्ति कमलनाथ जी, जो 40 साल का जिनका राजनीतिक अनुभव है, जो खुद ये बात कह रहे हैं, मान्य कर रहे हैं कि भाई अब जो है चुनाव वो चुनाव नहीं रहा जो पहले होता था। मतदाता बहुत समझदार हो गया है, मतदाता अब काफ़ी जागरूक भी हो गया है। वो खुद उनके ही वर्षन सुन रहा था मैं। अब ऐसे में उनके द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को सीधे सीधे धमकाना, ये तो आपराधिक कृत्य है। स्वयं चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज निवेदन किया है चुनाव आयोग के समक्ष मीडिया के माध्यम से कि स्वयं संज्ञान लेके इस प्रकार के आपराधिक कृत्य की जांच होना चाहिए। आप निष्पक्ष करिए, आप रिपोर्ट करिए, आप आवेदन दीजिए, आप शिकायत करिए, आपका अधिकार है, पर धमकाना ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। एक बात और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से धमका के आप मतदाता है, वो कर्मचारी अधिकारी मध्य प्रदेश के मतदाता भी हैं, तो आप धमका के तो मत नहीं ले पाएंगे ना किसी का। आप धमका के जीत जाएंगे ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की जो संभावित जीत है, जो कांग्रेस भी मान चुकी है, उससे बौखला कर और इस प्रकार का कृत्य करना या इसको दूसरी तरीके से बताया आपने भी, कांग्रेस भी मान चुकी है, जीत रहे हैं आप। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप चुनाव प्रचार में जाकर क्या लोगों के बीच में संदेश देना चाहते हैं, इस प्रकार से चुनाव के समय में धमका के, ये भी एक प्रश्न तो है जनता के बीच में कि भाई कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो ये देख लेंगे 10 के बाद 11 को। आप कुछ कहना तो चाह रहे हैं? ये जो देख लेंगे 10 के बाद 11 आएगी, ये तो आपराधिक कृत्य है। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन हमारा प्रयास है निष्पक्ष चुनाव की। हमने कहा कि आप प्रत्येक 28 क्षेत्रों में पोस्टल बैलेट इशू कर रहे हैं, उनकी सूची सार्वजनिक करिए। तो क्या ये कांग्रेस की मांग गलत है? क्या उम्मीदवारों को पता नहीं होना चाहिए कि पोस्टल बैलेट निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं? हम तो केवल चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। थोड़ा स्पष्ट करिए, 10 के बाद 11 भी आएगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो साफ ही है, देखिए जो गड़बड़ी करेगा उसको पकड़ेंगे। देखिए शरद जी, स्पष्ट तौर पे मैं स्वीकार कर रहा हूँ, शिवराज जी ने भी कहा था सुन ले रे पिट्ठू। स्पष्ट तौर पे मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए की तरह ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि हम उन तमाम लोगों को देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, और 10 के बाद 11 भी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ने भी बोला बिल्कुल स्पष्ट है, आए या नहीं आए, हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि हम उन लोगों के लिए आए या नहीं आए, पर हम देख लेंगे। देखिए अब दिग्विजय सिंह जी जैसा राजनेता जो मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, जो अपनी वो ये बात कह रहे हैं, कमलनाथ जी ये बात कह रहे हैं, कार्यकर्ता बने हुए हैं, इसलिए कार्यकर्ता नहीं चाहिए। आपकी बात हो गई। यूथ कांग्रेस का कोई नेता अगर ऐसी बात कह देते, जीतू पटवारी कह देते, तो हम ये समझते चलो ठीक है, युवा है बोल गए। कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति, दिग्विजय सिंह जी जैसा व्यक्ति अगर ये बात बोलता है कि 10 के बाद 11 आएगी, दिग्विजय सिंह जी ये बोलते हैं कि हम जीते हैं, सरकार में आए चाहे ना आए, पर हम देख लेंगे, हमारे कार्यकर्ता देख लेंगे, तो क्या आप उनको उनके घर लट लेके जाओगे? क्या उनके साथ आपराधिक कृत्य करोगे? कैसे देख लोगे भैया? क्या देख लोगे आप? तो ये गलत तरीका है इस तरीके से बोलने का। शिकायत करना अपनी जगह जायज है, मैं इस बात को कहता हूँ, चुनाव आयोग में आप जाके शिकायत कर सकते हैं, वो जायज है। परंतु यह भी कांग्रेस जब चुनाव हारती हुई दिखती है तो इलेक्शन पिटीशन में जाने की तैयारियां है। ये ऐसे ग्राउंड्स तैयार करने का काम होता है चुनाव आयोग में जाके कि निर्वाचन आयोग में शिकायतें दें और बाद में उन शिकायतों को हाईकोर्ट में पिटीशन में उठाकर और चुनाव याचिका में जाए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो है आपराधिक कृत्य। आखिर अब हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ आते हैं कि इसकी मान रक्षा हो कैसे, क्योंकि बात सही है, मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका वजूद होता है। वो ये चाहता है कि जो भी सरकार हो उसका सम्मान मान यथावत रहे, लेकिन यहाँ संकट ये हो गया है कि अब तो एक बहुत क्लियर लाइन है और इसकी रक्षा सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्यूरोक्रेसी को ही करनी है। क्या आपको लगता है कि पटवारी संघ हो, अखिल भारतीय पुलिस सेवा हो, प्रशासनिक सेवा हो, राज्य प्रशासनिक सेवा हो, क्लरिकल संगठन हो, इन सब के नेताओं को बैठकर चुनाव के पहले तय करना चाहिए कि मूछें तो उन्हीं की हैं, अगर वो नाक कटेगी तो उन्हीं की कटेगी। वो खुद एक आचार संहिता अपने लिए तय करें कि हम या तो फिर अमेरिका की तरह करिए कि डेमोक्रेसी के चरम पर चलिए, जहां पर एक पुलिस प्रमुख कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट को ये पता ही नहीं है शायद कि सेना को किन परिस्थितियों में सड़क पर उतरना चाहिए और आना चाहिए, और यहाँ तो एक बेचारा कोई अधिकारी
या कोई पुरुष या महिला अधिकारी अपनी वॉल पर, फेसबुक वॉल पर अपनी राजनीतिक विचारधारा से कोई टिप्पणी कर देता है तो उसके सब पीछे लग जाते हैं। सिविल आचरण संहिता का, सिविल सेवा आचरण संहिता, भाई आखिर हम डेमोक्रेसी में हैं तो फिर या तो तय कर दीजिए, बीजेपी की ब्यूरोक्रेसी, कांग्रेस की ब्यूरोक्रेसी, क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, एक तो पहली बात है कि मध्य प्रदेश में 8.5 लाख कर्मचारी हैं सब मिलाकर, उनमें से बहुत कम परसेंट होगा जिनके ये आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। उनको लेकर अगर आप पूरे कर्मचारी वर्ग या अधिकारी वर्ग, पूरे ब्यूरोक्रेसी को अगर आप लपेटे मिलेंगे तो ये तो मुझे लगता है बहुत गलत है। आप चिन्हित करिए, चिन्हित करके आप शिकायत कर रहे हैं, आपकी शिकायतों पे कार्रवाई भी हो रही है और यही आपकी संतुष्टि का वो होना चाहिए प्रमाण। और जिन पे कार्रवाई हो रही है उनसे संदेश बाकी कर्मचारियों पर स्वतः जा रहा है, वो भी थोड़ा दूर हो रहे होंगे। लेकिन आप पूरे कर्मचारी वर्ग को इस तरीके से आप अपमानित, बेईमान कह के नहीं कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें देखिए, कर्मचारी संगठनों से ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण काम है चुनाव आयोग का। उसको जब चूंकि इस वक्त पूरी कमान चुनाव आयोग के हाथ में है तो उनको भी एक होमवर्क करके रखना चाहिए कि पिछले समय या पिछले कार्यकाल के दौरान किन किन कर्मचारी अधिकारियों पर किस तरीके के राजनीतिक संरक्षण के, अगर उनको वो होमवर्क कर लें तो ऐसे कर्मचारी पहले ही इन सब चीजों से दूर हो जाएंगे और पूरी एक नए सिस्टम के साथ वो किया जा सकता है। जी जी जी, हाँ सुशील, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अजय जी, सवाल ये भी है कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था, ये चीज़ मैं स्लिप कर गया था, तब सरकार आपकी थी और केवल एक सीट आप जीत पाए, छिंदवाड़ा ने वो भी प्रतिष्ठा बचाई आपकी। ब्यूरोक्रेसी अगर हम माने बीजेपी, क्योंकि उस समय शिवराज जी का वो वक्तव्य बड़ा चर्चा में रहा था कि सुन रहे ले पिट्ठू हम भी लौटेंगे, उनका ये कहना था। भाई उस समय बीजेपी को लगता था कि ब्यूरोक्रेसी कांग्रेस ने अपने कब्जे में ले रखी है, लेकिन आप सिर्फ एक ही सीट जीत पाए। ये बात बिल्कुल ठीक है जो RLS यादव भी कह रहे थे, अगर ब्यूरोक्रेसी जिताती है तो फिर राजनीतिक दलों के पुरुषार्थ की क्या बात है। फिर कलेक्टरों को वश में करिए, जिला निर्वाचन अधिकारियों को, माफ़ कीजिएगा मैं अगर इस भाषा में बोल रहा हूँ, और चुनाव जीतिए। और फिर जनता भी किसी काम की नहीं है तो फिर लोकतंत्र का कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, हम कौन सा आरोप कितनी गहराई से लगा रहे हैं, इस पर भी आपको ठिठकना चाहिए कांग्रेस को। देखिए शरद जी, इस चुनाव का जो सबसे मुख्य मुद्दा और चुनाव का आधार है खरीद फरोख्त करके जो विधायकों ने सरकार गिराई, और वो मुद्दा जनता तक, जमीन तक पहुंच गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला कर मैनेजमेंट कर रही है, अधिकारियों के माध्यम से तरह तरह के प्रपंच अपना रही है, लेकिन जनता का सामना नहीं कर पा रही है। सिंधिया जी से पीछा छुड़ा रही है, रथ में से उतर दिया, संकल्प पत्र में से उतार दिया, स्टार कैंपेनर में से उतार दिया। तो भाजपा ने स्वीकार कर लिया कि जनता को ये खरीद फरोख्त की सरकार पसंद नहीं है, इसलिए इस तरह से अधिकारी कर्मचारियों की मदद लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये होगा नहीं। सिसोदिया जी, नहीं, अब ये तो सिंधिया जी तक पहुंच गए। बात ब्यूरोक्रेसी की चल रही थी और ब्यूरोक्रेट्स जो है, मैं समझता हूँ कि संविधान की शपथ लेकर निष्पक्ष काम करने के लिए यही होते हैं। और यादव साहब, RL यादव साहब की बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि इससे कोई किसी को प्रभावित कर नहीं सकता और आप चिन्हित करके ही किसी के बारे में कोई राय प्रकट कर सकते हैं। आप इतने महत्वपूर्ण पदों पर, पूर्व मुख्यमंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, सभी कर्मचारी को धमकाएंगे तो ये तो मध्य प्रदेश की धरती पे ऐसा पहले तो नहीं हुआ है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोपों में नाम लिखे हैं, ये गलत बात है। कांग्रेस ने सभी के लिए नहीं कहा, हमें अधिकारी कर्मचारियों को विश्वास है, केवल जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, यह उचित नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद करता हूँ सिसोदिया जी का, धन्यवाद अजय जी का और धन्यवाद सुशील जी का। सवाल बहुत बड़ा है और सवाल जुड़ा है भरोसे से। जो खड़क सिंह की कहानी वाला भरोसा है कि साहब आप भिखारी के वेश में आए हो, डाकू हो बहुत बड़े, और मेरा घोड़ा मुझसे ले गए, लेकिन किसी को बताना नहीं तो लोग भिक्षुक पर, भिखारी पर विश्वास करना छोड़ देंगे। अगर हम सब भेड़िया आया चिल्लाएंगे, इस देश में सब खराब, इस प्रदेश में सब खराब, ब्यूरोक्रेसी बिक गई, पत्रकारिता बिक गई, राजनेता बिक गए, तो दूसरे कोने पर जो जनता खड़ी है सर, वो हमारे उज्जवल कपड़े, हमारे कोट टाई पर देखकर हमारे बारे में क्या सोचेगी, क्या नतीजा निकालेगी। और एक बार पावर भी चला जाए, धन भी चला जाए, लेकिन अगर सम्मान चला जाता है सर तो बड़ी तकलीफ होती है कि आप मस्जिद से उतर जरूर रहे हैं, लेकिन आपके जाने के बाद वो बुदबुदा रहा है धीरे से दलाल। बहुत चुभता है सर ये शब्द, बहुत खराब लगता है, और ईश्वर न करे कि कोई ये शब्द सुने। इसलिए अपने सम्मान, अपने गौरव की रक्षा आपको और हमको ही करनी है, और इसके लिए कोई आचार संहिता बनानी है तो हमें ही बनानी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो राजनीति हो, राजनेता हो, और चाहे मीडिया हो। इसके लिए कोई आपको न पीले चावल देने आएगा, न कोई इसमें आपके लिए पहल करने आएगा।
और हम भरोसा ना तोड़ें, विश्वास बना कर रखें, क्योंकि इस व्यवस्था में कोरोना काल के बीच में निर्वाचन आयोग एक महायज्ञ कराने जा रहा है बिहार में, और मध्य प्रदेश में भी 28 सीटें कम नहीं हैं। लेकिन इसमें अगर हम भरोसा तोड़ देंगे कि सब बिका है इस देश में, तो सर कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा, और भरोसा जब टूटता है तो बहुत कुछ टूट जाता है। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर भरोसे के साथ। नमस्कार।